पर्टिकुलर दलित कास्ट या सर्टेन ट्राइब जो है इज ऑन द गवर्नमेंट लिस्ट, तो वो कैंडिडेट जो है जो कास्ट या ट्राइब से है वो अवेल कर सकता है जितने भी बेनिफिट्स हैं जो रिजर्वेशन के पॉलिसी में आते हैं वो सारे उन्हें मिलते हैं। एडमिशन टू कॉलेजेस की बात करें तो स्पेशली टू इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन जैसे कि मेडिकल कॉलेजेस या गवर्नमेंट डिफाइन सेट ऑफ कट ऑफ मार्क्स जो होते हैं, इसका मतलब ये है कि सारे के सारे दलित नहीं या ट्राइबल कैंडिडेट्स क्वालिफाई नहीं कर सकते एडमिशन को, पर वो कर सकते हैं जिन्होंने रीजनेबली वेल किया है या सिक्योर किए हैं मार्क्स अबव द कट ऑफ पॉइंट। गवर्नमेंट जो है वो ऑफर करती है स्पेशल स्कॉलरशिप्स इन स्टूडेंट्स को। क्लास 9th में आप देखेंगे पॉलिटिकल साइंस की टेक्स्ट बुक में आपने रीड करेंगे आप रिजर्वेशन के बारे में, बैकवर्ड क्लासेस के रिजर्वेशन के बारे में और भी डीप में। लिस्ट ऑफ स्कीम जो है वो जैसे स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट, तो व्हाट इज स्कीम अबाउट, ये स्कीम क्या होती है, तो यहाँ पर बच्चों को स्कॉलरशिप मिल जाती है, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से कुछ पैसे के रूप में स्कॉलरशिप कही जाती है वो मिलती है ताकि वो अपने अदर काम्स को पूरा कर सकें, या फिर ये कह सकते हैं कि एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट उनके लिए पे करती है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ स्कॉलरशिप। हाउ डू यू थिंक इट हेल्प प्रमोट द सोशल जस्टिस, ये सोशल जस्टिस कैसे क्या प्रमोट कर रहा है, तो डेफिनेटली अगर कोई सोशली कह सकते हैं कि या तो दलित या आदिवासी फैमिली से बिलोंग करता है तो वैसे ही वो इतना एबल नहीं होता कि अपने बच्चों को पढ़ा सके, और इसीलिए उनके साथ इनजस्टिस हो रहा है ना, क्योंकि वो इतने कैपेबल नहीं है तो वो हमेशा पीछे ही रह जाएंगे, उनके बच्चे अगर नहीं पढ़ पाएंगे तो वो भी पीछे रहेंगे, तो आगे का पूरा जो उनका जनरेशन है वो पीछे रह जाएगा। तो ये सोशली इनजस्टिस वर्क है उनके साथ। तो अगर ये स्कॉलरशिप की फैसिलिटी रखते हैं स्टूडेंट्स के लिए तो वो लोगों के लिए थोड़ा सा कैपेबल वो हो जाएंगे कि वो इजीली इन चीजों से सर्वाइव कर सके और आगे का एजुकेशन अवेल कर सके। प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ दलित और आदिवासी, किस तरह से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं राइट्स को दलित और आदिवासी के। इन एडिशन टू पॉलिसीज अवर कंट्री, हमारी कंट्री जो उनके पास भी स्पेसिफिक लॉज है जो गार्ड करते हैं इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन या एक्सप्लॉयटेशन के बारे में जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज के साथ हो रहे हैं। अब हम देखेंगे फॉलोइंग केस के बारे में, स्टडी करेंगे अडैप्ट फ्रॉम अ रियल लाइफ अकाउंट, ताकि हम अंडरस्टैंड कर सकें कि किस तरह से दलित जो है वो यूज करते हैं प्रोटेक्शंस को जो लॉ प्रोवाइड करता है। विलेजेस जो है जगमलगुर विलेजर्स ऑफ जगमलगुर ये गियरिंग अप होते हैं फॉर अ बिग फेस्टिवल, और एक बार 5 साल में ये फेस्टिवल आता है। लोकल डेटी जो है उनकी जो लोकल भगवान है उन्हें माना जाता है, ऑनर किया जाता है, और प्रिस्ट जो है वो 20 नेबरिंग विलेजेस से वहां पर आते हैं 5 दिन के इवेंट के लिए। पुजारी जो है आसपास के 20 गांव से बुलाए जाते हैं। सेरेमनी जो है वो शुरू होती है मेंबर ऑफ दलित कम्युनिटी से, वॉशिंग द फीट ऑफ ऑल द प्रिस्ट। दलित कम्युनिटी के लोग जो हैं वो पैर धोने का काम जो होता है पुजारियों के पैर धुलवाते हैं, एंड देन बाथिंग इन द वाटर यूज फॉर दिस, और इस चीज के लिए जो पानी लगा है उन्हें वॉश करने के लिए फिट को, उस पानी से वो नहाते हैं। जगमलगुर द पर्सन हु परफॉर्म, जगमलगुर में पर्सन जो है वो परफॉर्म करते हैं इस तरह के जो टास्क परफॉर्म करते हैं वो रत्नम्स फैमिली से बिलोंग करते हैं। उनके फादर और ग्रैंडफादर जो है बोथ परफॉर्म करते हैं इस तरह के सेम टास्क, उनके पहले उन्होंने किए होंगे, और ये रित जो है ये प्रथा जो है वो जनरेशन टू जनरेशन शिफ्ट होते जाती है, ट्रांसफर होते जाती है। तो वो अलाउ नहीं करते एंटर करने के लिए टेंपल में किसी को भी, या रिचुअल वाज व्यूड एज अ ग्रेट ऑनर बेस्ट वर्ड ऑन देम ऑन द स्पेशल ओकेजन, वो अलाउ नहीं करते एंटर करने के लिए टेंपल को जब भी ये रिचुअल चलते रहता है इस तरह से स्पेशल ओकेजन में। नाउ इट वाज रत्नम्स टर्न, अब वो रत्नम की टर्न है। रत्नम जो है वो 20 इयर्स का है जो स्टडी कर रहा है इंजीनियरिंग एक नियर बाय कॉलेज में। वो रिफ्यूज करता है कि वो इस तरह के रिचुअल्स को परफॉर्म नहीं करेगा। वो कहता है कि उसको इस चीज में फेथ नहीं है, इन तरह की प्रैक्टिसेस में उसे विश्वास नहीं है। उसके फैमिली मेंबर्स जो है वो फोर्स कर रहे हैं उसे कि वो परफॉर्म करे इस तरह के रिचुअल, बिकॉज वो दलित लोग हैं। और रैथम जो है वो रिफ्यूज करता है गुस्से में बहुत पावरफुल कास्ट जो है इन द विलेज एंड सम फैमिलीज फ्रॉम हिज ओन कम्युनिटी, रिफ्यूज करता है सभी चीजों को, पावरफुल कास्ट जो है उनके विलेज में उन्हें, और कुछ फैमिलीज जो है उसकी ओन कम्युनिटी की उन लोगों को। पावरफुल कास्ट जो है वो शॉक हो जाती है कि इस तरह का ये जो यंग बॉय है इसके जो रिफ्यूज करने के तरीके से बहुत ही शॉक हो जाती है। वो बिलीव करते हैं कि रत्नम का एजुकेशन जो है वो अलाउ कर रहा है उसे इमेजिन करने के लिए कि स्टार्ट कंपेयरिंग हिमसेल्फ विद देम, वो अपने आप को कंपेयर करे इन लोगों के साथ में, इस तरह से वो मजबूर कर रहा है, वो जो एजुकेशन ये ले रहा है वो उसे अलाउ कर रहा है। Those from Ratnam's own caste were fearful of angering the powerfulness.
अब जो रत्नम के ओन कास्ट के लोग हैं वो इस चीज से डर रहे हैं कि जो पावरफुल लोग हैं वो उनके साथ क्या करेंगे रत्नम के बिहेवियर के बाद में। Many worked on their field as a daily wage laborers, क्योंकि वो लोग जो हैं उनमें से बहुत सारे लोग उन पावरफुल लोगों के यहाँ पर एज ए लेबरर काम करते हैं। डोमिनेंट कास्ट जो है, इफ द डोमिनेंट कास्ट डिसाइड नॉट टू कॉल देम, अगर वो जो बड़ी पावरफुल क्लासेस है उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हम इन्हें काम पर नहीं बुलाएंगे, तो हम कैसे अर्न करेंगे, कहाँ जाएंगे, कैसे सर्वाइव करेंगे। They also declared that the worth of local deity would strike them if they refuse to give in. और वो ये भी कहेंगे कि ये जो लोकल डेटी है, ये लोकल भगवान जिन्हें वो सब मानते हैं, उनके कुल देवता जो हैं, उन्हें वो रिफ्यूज कर देंगे कि अब वो इन्हें ना माने, या इस तरह से अगर उन्होंने रोक दिया तो हम क्या करेंगे। रत्नम आर्ग्यू करता है कि that not a single Dalit have ever entered in the temple, how could the deity be angry with them? क्योंकि हमें, जो कि हम दलित लोग हैं, हमें मंदिर के अंदर जाने की परमिशन नहीं है, तो क्यों भगवान हमसे गुस्सा होंगे, क्यों भगवान हम पे एंग्री होंगे, ऐसा रत्नम का कहना है। बाकी लोगों को, जो विलेज के हैं उन लोगों को, पावरफुल कास्ट जो है वो डिसाइड करती है कि वो रत्नम को एक लेसन सिखाएंगे या पाठ पढ़ाएंगे उसकी इस गलती के ऊपर। उसकी कम्युनिटी जो है उन्हें ऑर्डर किया जाता है, ऑस्ट्रासाइज किया जाता है, उसकी फैमिली को भी, एवरीवन जो है उनके उस कम्युनिटी का, उन्हें कहा जाता है कि कोई भी नहीं बोलेगा, कोई भी वर्क नहीं करेगा उनके साथ या उनके फार्म में, उनकी जो जगह है वहां पर। एक रात कुछ मैन जो है वो एंटर होते हैं देयर पार्ट ऑफ विलेज एंड सेट his hut on fire. अब एक दिन ये होता है कि रात के समय में कुछ लोग वहां पर एंटर होते हैं उस विलेज में और उसकी जो झोपड़ी होती है उसे आग लगा देते हैं। वो मैनेज करता है उसकी मदर के साथ में उस झोपड़ी से बाहर निकलने का। रत्नम then went to file a case on a local police station, और फिर रत्नम जो है वो लोकल पुलिस स्टेशन जाता है और वहां जाकर एक फाइल रिपोर्ट करता, केस फाइल करवाता है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के अंडर में। प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज के प्रिवेंशन में जो एक्ट 1989 में शुरू किया था। अदर दलित फैमिलीज जो थी वो फिर भी नहीं आई उसको सपोर्ट करने के लिए, जैसे कि वो बहुत डर रही थी वो फैमिलीज कि अगर सिमिलर जो फेट है वो हमारे साथ भी अगर हो गया, तो अगर हमने कुछ कहा तो इस तरह से अगर हमारी झोपड़ी में भी आग लग गई तो हम क्या करेंगे। केस जो था वो पिकअप किया गया लोकल मीडिया के थ्रू, जिसमें मेनी जर्नलिस्ट जो थे उन्होंने विजिट किया विलेजेस को। रत्नम जो है उन्होंने रिटर्न किया था या लिखा था सिंबल ऑफ दलित एक्शन को, और रिचुअल जो है जिसे कॉल्ड ऑफ किया गया, बट उसकी फैमिली जो थी उसे फोर्स किया गया उन्हें कि वो मूव आउट कर दे और कंटिन्यू करे टू बी ऑस्ट्रेसाइज्ड बाय द पावरफुल कास्ट इन द विलेज। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स जो है, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 वाला, वो हम पढ़ेंगे कि वो क्या था। रत्नम जो है उन्होंने सॉर्ट किया था सपोर्ट ऑफ लॉ को, फाइलिंग हिज कंप्लेंट अंडर द अबो एक्ट। ये अबो एक्ट के अंडर में उन्होंने अपनी जो केस है उसे फाइल किया था ताकि वो प्रोटेस्ट कर सके इस तरह के डोमिनेशन या वायलेंस के खिलाफ जो पावरफुल कास्ट वाले लोगों ने उसके ऊपर किया था। ये एक्ट जो है वो फ्रेम किया गया था 1989 में इन रिस्पॉन्स टू डिमांड मेड बाय दलित्स, जो दलित लोगों ने डिमांड की थी उसके रिस्पॉन्स में, और अदर जो गवर्नमेंट ने सीरियसली लिया अबाउट द इल ट्रीटमेंट और ह्यूमिलेशन के बारे में। दलित और ट्राइबल ग्रुप्स जो है वो फेस करते थे इस तरह के सीन्स को एवरीडे, वाइल इस तरह का ट्रीटमेंट जो है वो परसिस्ट किया गया था लॉन्ग टाइम तक, एंड देन उसके बाद में एक्वायर्ड किया एक वायलेंट कैरेक्टर इन द लेट 1970s और 1980s। और इस पीरियड में पार्ट जो था साउदर्न इंडिया का, नंबर ऑफ असर्टिव दलित ग्रुप्स जो थे वो साथ में आए और उन्होंने असर्टेड किया उनके राइट्स के लिए। उन्होंने रिफ्यूज किया था कि वो परफॉर्म नहीं करेंगे सो कॉल्ड कास्ट ड्यूटीज को, और इंसिस्ट किया था ऑन बीइंग ट्रीटेड इक्वली। उन्होंने कहा था कि उन्हें इक्वल जो दर्जा है वो मिलना चाहिए, जैसे कि रत्नम जिसने रिफ्यूज किया था कि वो फॉलो नहीं करेगा वो प्रैक्टिसेस को जो लोकेटेड है इन द ह्यूमिलेशन एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ द दलित्स। और ये रिजल्ट करता है मोर पावरफुल कास्ट में अनलिशिंग वायलेंस उनके खिलाफ जो फॉर्म हुआ था उसके लिए, और इंडिकेट करने के लिए इस तरह के गवर्नमेंट जो है उन्होंने अनटचेबिलिटी को भी स्टिल बीइंग जो प्रैक्टिस हो रही है इन मोस्ट ऑफ द हिडियस मैनर, छुप छुप के ही सही लेकिन बहुत सारी जगहों पर ये चीज अभी भी परफॉर्म हो रही है। दलित ग्रुप्स जो है उन्होंने डिमांड की थी न्यू लॉज के लिए जो लिस्ट किया गया था वेरियस सॉर्ट ऑफ वायलेंस में अगेंस्ट दलित और प्रिस्क्राइब स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट के रूप में।
फॉर दोज हु इंडल्ज इन देम, जो उनके साथ में इंडल्ज करेंगे उनके लिए इस तरह के रूल्स को या लॉज को बनाया गया था। Likewise, throughout 1970s और 80s आदिवासी पीपल ने सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज किया अपने आप को और डिमांड की इक्वल राइट्स के लिए, उनकी लैंड के लिए, रिसोर्सेज के लिए जो उन्हें रिटर्न किए जाए फिर से। उन्होंने फेस किया था एंगर ऑफ पावरफुल सोशल ग्रुप्स को और देन वो सब्जेक्ट कर रहे थे या वह सब्जेक्ट टू ग्रेट डील ऑफ वायलेंस। और ये इसलिए हुआ कि एक्ट जो है उसके अंदर बहुत ही लॉन्ग लिस्ट ऑफ क्राइम्स थी, कुछ उसमें से जो थी वो बहुत ही हॉरिबल थी, इवन टू कंटेम्पलेट थी। एक्ट जो था वो ओनली डिस्क्राइब ये नहीं कर रहा था कि टेरिबल क्राइम्स क्या हैं, बट उसने ये भी बताया था कि पीपल जो है वो कितने ड्रेडफुल डीड्स करते हैं, ह्यूमन बींग्स कितने ड्रेडफुल डीड्स कर सकते हैं, कितने ड्रेडफुल डीड्स करने के लिए कैपेबल है। और इस सेंस में लॉज जो है जैसे कि सीक टू बी बोथ पनिश एज वेल एज इन्फ्लुएंस द वे वी थिंक एंड एक्ट। एक्ट डिस्टिंग्विश करता है या बताता है डिफरेंस या भेद बताता है सेवरल लेवल्स ऑफ क्राइम में। फर्स्टली लिस्ट जो है मोड्स ऑफ ह्यूमिलेशन की, बोथ फिजिकली हॉरिक या मॉरली रिप्रेंसिबल जो है, एंड सीक टू पनिश दोज, जैसे कि फर्स्ट फोर्स a member of scheduled caste या scheduled tribe to drink or eat any inedible or obnoxious substance, है ना। किसी भी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप के पर्सन को या मेंबर को कहना कि वो ड्रिंक करे या ईट करे कोई भी इनएडिबल या ऑब्नॉक्शियस मतलब खाने ना लायक हो ऐसी चीज। उसके बाद सेकंड, फोर्सफुली रिमूव करे क्लॉथ्स को फ्रॉम अ पर्सन ऑफ अ मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब और परेड करे उसे नेकेड और विद पेंटेड फेस और बॉडी or commits with similar act with if derogatory to human dignity, और ऐसा कुछ उनके साथ करें कि उनके क्लॉथ्स को रिमूव करके उस पर्सन को, शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के पर्सन को उसकी परेड ली जाए या उसे नेकेड या ऐसे इस तरह से मतलब कम्युनिटी में घुमाया जाए, उसके फेस को पेंट कर दिया जाए। इस तरह की जो चीजें हैं वो एक्ट नहीं होना चाहिए था, ऐसा उसमें बोला गया था। सेकेंडली वो लिस्ट करता था एक्शन को जो डिस्पोजेस करती थी दलित्स और आदिवासी को उनके मियाग्रे रिसोर्सेस में, जो फोर्स करती थी उन्हें परफॉर्म करने के लिए स्लेव लेबर्स। दस एक्ट जो है वो सेट आउट करता है टू पनिश एनीवन जो रॉन्गफुली ऑक्यूपाई कर रहा है या कल्टीवेट कर रहा है कोई लैंड ओन को बाय या अलॉटेड टू, मतलब किसी और की लैंड है और कोई रॉन्गफुली उसे ऑक्यूपाई करके उस पर अपना कल्टीवेशन कर रहा है तो ये भी गलत है। मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जो है या फिर जिसके पास लैंड है जो अलॉट की गई है जिसे ट्रांसफर कर दिया गया है किसी और को। एट अनदर लेवल की बात करें तो एक्ट जो है वो रिकॉग्नाइज करता है क्राइम्स को अगेंस्ट दलित और ट्राइबल वुमेन आर ऑफ स्पेसिफिक काइंड और देयरफॉर ये सिक करता है कि पैनलाइज किया जाए ऐसे लोगों को जो असॉल्ट करते हैं या यूज करते हैं फोर्स एनी वुमन बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब विद इंटेंट टू डिसऑनर हर। अगर किसी भी वुमन को डिसऑनर किया जा रहा है तो भी उसे उस चीज के लिए पनिशमेंट मिलेगी। स्कॉरेज ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग, तो मैनुअल स्कैवेंजिंग रेफर करता है एक प्रैक्टिस जिसमें रिमूव होती है ह्यूमन और एनिमल वेस्ट एक्सक्रीटा को यूजिंग ब्रूम्स, टिन प्लेट्स, baskets from dry latrines and carrying it on the head of disposal ground from some distance away। इसमें क्या होता है, एनिमल और ह्यूमन का जो एक्सक्रीटा होता है या वेस्ट होता है उसे कैरी किया जाता है अपने सिर पे डिस्पोजल ग्राउंड की तरफ, कुछ डिस्टेंस तक लेकर जाना पड़ता है अपने सिर पर रखकर उसे। मैनुअल स्कैवेंजर एक पर्सन होता है जो इस तरह के जॉब जो है वो कैरी करता है। ये जॉब जो है मेनली डन होता है दलित वुमेन के थ्रू या यंग गर्ल्स के थ्रू। अकॉर्डिंग टू आंध्र प्रदेश, जो आंध्र प्रदेश बेस्ड सफाई कर्मचारी आंदोलन है एंड ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्क करती है मैनुअल स्कैवेंजर्स के लिए, वहां पर 13 लाख पर्संस है जो दलित कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं जो एम्प्लॉय किए गए हैं इस जॉब के लिए हमारी कंट्री से, और जो वर्क करते हैं 96 लाख प्राइवेट और कम्युनिटी ड्राई लैट्रिन्स को मैनेज करने के लिए म्युनिसिपैलिटीज के थ्रू। मैनुअल स्कैवेंजर्स जो है वो एक्सपोज करते हैं शुभमन कंडीशंस में वर्क के और फेस करते हैं सीरियस हेल्थ हजार्ड्स को भी कॉन्स्टेंटली। वो एक्सपोज होते हैं इन्फेक्शंस के थ्रू और अफेक्ट होता है उसका उनके आईज पर, स्किन पर, रेस्पिरेटरी या गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम के ऊपर भी। बहुत ही लो वेजेस उन्हें मिलता है इस काम के लिए जो भी वर्क वो करते हैं। वर्किंग अगर अर्बन म्युनिसिपैलिटीज में कर रहे हैं तो वो अर्न करते हैं 30 to 40 रुपीज पर डे, और जो प्राइवेटली पेड किए गए हैं उन्हें बहुत ही कम पैसा मिलता है, मतलब 30 to 40 रुपीज भी नहीं मिलता।
जैसे हमने पहले पढ़ा था इस बुक में कि प्रैक्टिस जो है अनटचेबिलिटी की वो एबॉलिश की गई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। हाउएवर मैनुअल स्कैवेंजर जो है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री में, जैसे भंगीज गुजरात में, पखीज आंध्र प्रदेश में और सिक्कालियर्स तमिलनाडु में ये कंटिन्यू हुए हैं टू बी कंसिडर अनटचेबल। ये ऑफन लीव करते हैं, सेपरेट सेटलमेंट इन्हें दिया गया है आउटस्कर्ट ऑफ द विलेज में और डिनाई किया गया है उन्हें एक्सेस करने के लिए, किसी भी टेम्पल में वो नहीं जा सकते या पब्लिक वाटर फैसिलिटीज को भी यूज नहीं कर सकते। 1993 में गवर्नमेंट ने पास किया था एक एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर और कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रिन्स मतलब प्रोहिबिशंस एक्ट को। ये लॉ प्रोहिबिट करता था एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स एज वेल एज कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रिन्स। 2003 में सफाई कर्मचारी आंदोलन और 13 अदर ऑर्गेनाइजेशंस जो थे और इंडिविजुअल्स जो थे, जिसके अंदर 7 स्कैवेंजर्स भी थे, उन्होंने फाइल किया था PIL इन द सुप्रीम कोर्ट। पेटिशनर्स जो थे उन्होंने कंप्लेन की थी कि मैनुअल स्कैवेंजिंग जो है वो स्टिल एग्जिस्ट होता है और ये कंटिन्यू हो रहा है गवर्नमेंट अंडरटेकिंग के गवर्नमेंट के अंडर में, लाइक द रेलवेज। पेटिशनर्स सॉर्ट किया उन्होंने एनफोर्समेंट को फंडामेंटल राइट्स के। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था कि नंबर ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स जो है इंडिया में वो बढ़ते जा रहे हैं सिंस 1993 लॉ। ये डायरेक्ट हुआ था या इसे डायरेक्टेड किया गया एवरी डिपार्टमेंट में, मिनिस्ट्री ऑफ यूनियन गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में, ताकि वेरीफाई कर सकें फैक्ट्स को विद इन 6 मंथ। इफ मैनुअल स्कैवेंजिंग जो है वो फाउंड हुई, अगर कहीं पे होते हुए दिखी, तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है वो एक्टिवली इसके ऊपर एक्शन लेगा, बाउंड करेगा, टाइम बाउंड प्रोग्राम बनाएगा इस लिबरेशन और रिहैबिलिटेशन के लिए। आदिवासी डिमांड एंड 1989 एक्ट। 1989 एक्ट जो था एक इम्पोर्टेंट था अनदर रीजन के लिए कि आदिवासी एक्टिविस्ट जो थे उन्हें रेफर किया जाता था कि वो डिफेंड करें उनके राइट को टू ऑक्यूपाई लैंड जो ट्रेडिशनली उनकी है। जैसे कि हमने पढ़ा था प्रीवियस चैप्टर में, आदिवासी जो है ऑफन विलिंग रहते हैं कि वो मूव करें उनकी लैंड से, मूव फ्रॉम देयर लैंड एंड आर फोर्सफुली डिस्प्लेस। उन्हें अपनी लैंड से फोर्सफुली डिस्प्लेस किया गया था। एक्टिविस्ट जो थे उन्हें कहा गया था कि दोस्त जो फोर्सफुली एनक्रोच करते हैं अपॉन ट्राइबल लैंड्स, उन्हें पनिश किया जाएगा लॉ के अंडर में। उन्हें पॉइंट आउट किया गया था या पॉइंटेड किया गया था फैक्ट के थ्रू कि एक्ट जो है मेयरली कंफर्म करता है कि क्या ऑलरेडी प्रॉमिस किया गया है ट्राइबल पीपल को कॉन्स्टिट्यूशन में। ये लैंड जो है बिलोंग करती है ट्राइबल पीपल से एंड ये सोल्ड नहीं की जाएगी नॉन ट्राइबल पीपल्स के थ्रू। इन केस ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई बात थी कि अगर ये ऐसी चीज होती है तो कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है कि राइट ऑफ ट्राइबल पीपल जो है वो रिपोज किया जाएगा उनकी लैंड के लिए। सीके जानू एक आदिवासी एक्टिविस्ट थे जो जिन्होंने पॉइंटेड आउट किया था कि एक जो थे उनमें से वायलेटर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, उन्होंने गारंटी किया था कि ट्राइबल पीपल जो हैं वो गवर्नमेंट उन्हें हेल्प करेगी इन वेरियस स्टेट्स ऑफ इंडिया। फॉर इट इज दे वो अलाउ द नॉन ट्राइबल इन कोचेस। उसके लिए जो नॉन ट्राइबल एंड कोचेस थे इन द फॉर्म ऑफ टिम्बर मर्चेंट्स, पेपर मिल्स एक्सेट्रा, ये एक्सप्लॉइट करने, ट्राइबल लैंड को एक्सप्लॉइट कर रहे थे और फोर्सफुली एविक्ट कर रहे थे ट्राइबल पीपल को फ्रॉम देयर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट इन द प्रोसेस ऑफ डिक्लेयरिंग फॉरेस्ट एज अ रिजर्व। वो उन्हें बता रहे थे, ट्राइबल पीपल्स को बता रहे थे कि उनकी जो लैंड है वो फॉरेस्ट रिजर्व है या सेंचुरीज में कन्वर्ट करने वाले हैं, इसलिए वो उनकी जगह नहीं है। शी हैज ऑल्सो नोटेड दैट, उन्होंने एक चीज और नोट की थी कि इन केस जहाँ पर ट्राइबल्स जो है ऑलरेडी बीन एविक्टेड और वापस नहीं जा सकते उनकी लैंड तक, तो उन्हें कंपेंसेशन उसका मिलना चाहिए। जिन लोगों से, ट्राइबल लोगों से उनकी लैंड छीन ली गई है और वापस वो नहीं दे सकते, उन्हें उसका कंपेंसेशन देना चाहिए था। दैट इज गवर्नमेंट जो है उन्हें ड्रॉप करना चाहिए प्लान्स को और पॉलिसीज को जो उन्होंने बनाई है या वर्क की है एल्सवेयर। आफ्टर ऑल गवर्नमेंट जो है उन्होंने स्पेंड किया था लार्ज सम ऑफ मनी बिल्ड करने के लिए इंडस्ट्रियल अदर प्रोजेक्ट्स को उन लैंड्स के ऊपर जो ट्राइबल से ली गई थी। So why should they be reluctant to spend even very modest amount on rehabilitating the displaced? तो फिर उन्होंने ये चीज क्यों नहीं की? उतना पैसा अगर उन्होंने उस बिल्डिंग या इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स को बनाने में लगाया तो क्यों उतना रिलेक्टेंट उन्हें होना चाहिए था? क्योंकि वो बहुत ही मॉडेस्ट अमाउंट ऑफ रिहैबिलिटिंग उनको देना चाहिए था, या जिसे हम कहते हैं कि कुछ उसके बदले में जो लैंड ली उसके बदले में कुछ पैसा उन्होंने उन लोगों को देना चाहिए था जिन्हें उन्होंने वहां से
डिस्प्लेस कर दिया है। कंक्लूजन जो ये है कि जैसे कि हमने देखा कि एग्जिस्टेंस जो है राइट का या लॉ का, इवन पॉलिसी का ऑन पेपर डज नॉट मीन दैट इट एग्जिस्ट इन रियलिटी। पेपर पर लिखना ये चीज रियलिटी में हो रही है ये प्रूफ नहीं करता। पीपल जो है उन्हें कॉन्स्टेंटली वर्क करना पड़ेगा, एफर्ट्स करने पड़ेंगे ताकि वो ट्रांसलेट कर सके इस तरह के प्रिंसिपल्स के अंदर जो गाइड करते हैं